हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि जोशी है और मेरा 68 बीपीएससी में रैंक 4 पे सिलेक्शन हुआ है सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज अपने नोट्स दिखाऊंगी और एक आंसर राइटिंग भी दिखाऊंगी कि आंसर राइटिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर किया जाए। ये पहला एक क्वेश्चन है जो GS1 का हिस्ट्री पोर्शन का है और ये है क्वेश्चन मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आप देखो मैंने इंट्रोडक्शन कैसे किया। मैंने इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन जरूर बताया है कि इनकी जो मॉडर्न एम्पायर की टाइमलाइन थी वो क्या है। देन उसको मैंने लिंक थोड़ा सा किया कि बिहार की इसमें क्या फ्लरिशमेंट थी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे उसमें बिहार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर मॉडर्न आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं कि मॉडर्न आर्ट्स और आर्किटेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो मैंने ग्राफ की मदद से स्टेट्स आर्ट एंड फोल्क आर्ट्स का डिवीजन बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें आप ना फ्लो चार्ट और डायग्राम्स यूज कर सकते हो क्योंकि ये मोनोटोनिसिटी तोड़ता है। क्योंकि आप जब देखोगे कि सिर्फ आप टेक्स्ट पढ़ो तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, तो वही आप अगर डायग्राम यूज कर लो तो थोड़ा सा डायनेमिक लगता है और पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेट्स आर्ट बताया तो स्टेट्स आर्ट से शुरुआत किया। इसमें मैंने विहारास को बताया। यहाँ पे आप देखो कि विहारास के स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना दो कि बिहारास का क्या स्ट्रक्चर है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो कि थोड़ा क्लीन लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिहारास की। फिर आप अगर कोटेशन देना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब एक वैल्यू एडिशन पॉइंट हो जाता है कि फाहिन जो एक ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर, उन्होंने बोला था कि ये प्लेसेस गॉड के स्पिरिट के द्वारा बनाए गए हैं। फिर वहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया कि बिहार में कहाँ कहाँ पे जो मॉडर्न विहारास थे वहाँ कहाँ कहाँ हैं। फिर उसी तरह पिलर का आप डायग्राम बना दो। फिर उसमें आप उसके एलिमेंट्स को डिपिक्ट कर दो कि हाँ साफ्ट है, एनिमल या टॉप है, धर्मचक्र व्हील है। फिर आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक बता दो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पिलर के। पर्पस बता दो कि क्या क्या पर्पस होते हैं पिलर्स के। एग्जाम्पल बता दो आप कि बिहार में कहाँ कहाँ, अगर जहाँ देखो आप ये बिहार का एग्जाम है, अगर आप बिहार का एग्जाम्पल दोगे ना तो बहुत अच्छा एक वैल्यू एडिशन और बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर पे। तो हमेशा बिहार के एग्जाम्पल दिया करो, चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे। फिर कॉइन्स हो गया, कॉइन्स में बता दिए कि मेनली सिल्वर कॉइन्स होता है, तो आप जितनी से ज़्यादा जो फैक्ट्स होते हैं वो डालोगे तो बहुत इन्हांस होता है आंसर। स्तूपा बताया तो स्तूपा में आप फिर डायग्राम बताओ कि हाँ स्तूपा के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी मैंने फैक्ट्स बताया कि अशोका के टाइम 84,000 स्तूपास बनाए गए थे। पर्पस क्या होता था तो मैंने बताया कि रिलिक्स, बुद्धा के जो रिलिक्स थे वो हर एक स्तूपा में स्टोर किए जाते थे। फिर अगर अगेन एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट ही एग्जाम्पल दिया बिहार का, हमेशा बिहार का एग्जाम्पल डालना। फिर फोल्क आर्ट्स, तो फोल्क आर्ट्स में पोट्री, स्टैचूज, रिंग स्टोन और सबके पर्पजेस जो ऊपर मैंने जिस फॉर्मेशन में लिखा है तो वही है कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है, एग्जाम्पल बताना है, यही करना है और एक डायग्राम बना देना अगर आपके पास हैंडी है डायग्राम। जैसे स्टैचू है, इसका डायग्राम हम कहाँ से बना पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको नहीं बनाना है। सबका डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट लेकिन जहाँ पे आप बना सकते हो तो प्लीज बनाओ। फिर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि आपको इन्फ्लुएंस बताना है कि फॉरेन आर्ट का इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्ट फॉर्म में क्या था। तो वो बता दो कि इंडियन ऑर्केमाइड आर्ट फॉर्म्स का मिक्सचर था, पर्शियन एम्पायर से मेटा वर्क्स लिए गए थे, वॉल डेकोरेशन। तो आप ये कंटेंट तो आपका प्रिपेयर होगा ना, आप नोट्स प्रिपेयर बनाओगे तो ये सब सारे डायमेंशन आप कवर करोगे। और ये डायमेंशन आपको कहाँ से मिलेंगे, बीपीएससी के PYQ से मिलेंगे कि कौन कौन से डायमेंशन हमें कवर करने हैं। एंड लास्टली आप कंक्लूड कर दो। तो कंक्लूजन में आप थोड़ा सा बता दो कि मॉडर्न एम्पायर का तो बहुत अच्छा रोल था बिहार में, तो इसकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें हमें क्या दिखता है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो रिलीजन बैकग्राउंड है वो दिखता है। उसके अलावा मॉडर्न एम्पायर में कुछ हार्ड एंड पाइन मेथड यूज हुआ था इरिगेशन का। तो आप ये सब डाल के मतलब इसका एक दे दो कि हाँ ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म था जो आज भी रेलिवेंट है। तो इस तरह से हम एक आंसर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और लिखते हैं, और ये एक रात में नहीं आता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आता है। तो आप प्रैक्टिस करो और कभी आप बहुत अच्छा लिखोगे। जी, अब मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ अपने कि मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ पे अपना नोट्स कैसे प्रिपेयर किया है। तो इसमें मैं आंसर की ही तरह अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ कि मैं स्टार्ट भी करूँगी तो इंट्रोडक्शन से करूँगी कि एक्चुअल एग्जाम में मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया क्यों गया था, डिफेक्शन ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ शिवसेना एंड फॉर्मिंग कोलिजन विद द बीजेपी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो करंट में चल रहा था, जो महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन हुआ उसका मैंने यहाँ पे जिक्र दे दिया कि इंट्रोडक्शन ही मैंने स्टार्ट कर दिया। बट अभी के केस में ये वैलिड नहीं हो सकते क्योंकि करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हो, बट ठीक है आप ऐसे भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ये एक डिफरेंट वे दे देता है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का। फिर उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटिकल चीज़ है, तो हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के क्वेश्चन में। अगर आपको आर्टिकल, जजमेंट और कुछ भी करंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट पता है, प्लीज़ उसको मेंशन करो, कतराओ मत मेंशन करने से। तो आर्टिकल 102, 191, 102 हमारा यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, 191 हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। फिर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन आएगा, वैसे ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए 10th शेड्यूल कब लाया गया, क्या क्या प्रोविजंस है वो मैंने यहीं पे लिख दिए, डिफेक्शंस के क्या क्या रीजंस हैं, किस किस वजह से होते हैं वो लिख दिए। तो अब देखो ऐसे डायग्राम करते हो तो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कि हाँ मैं जो इतना मैं पढ़ रही हूँ तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसी में आप एक डायग्राम कर दोगे तो थोड़ा डायनेमिक लगता है, थोड़ा सुंदर भी लगता है। तो ये सारी चीज़ आप करोगे तो थोड़ा एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी दे सकता है। फिर यहाँ पे मैंने डिफेक्शंस के रीज़न बता दिए, लेकिन डिफेक्ट कौन करेगा, इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, तो हमें पता है स्पीकर चेयरमैन है। फिर यहीं पे मैंने जजमेंट भी घुसा दिया कि स्पीकर चेयरमैन का बायस रोल देखा जाता है कभी कभी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किलोहोतो होलोमैन और वर्चेस जैचुली जजमेंट में बोला था कि जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो जो एंटी डिफेक्शन का वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ये बोला गया था। फिर यहाँ पे मैंने बता दिए कि एंटी डिफेक्शन लाने का इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने वो सारे डायमेंशंस कवर कर दिए। अब हम हमेशा देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में इश्यूज बहुत है, मतलब ये जिस एस्पिरेशन से एंटिसिपेशन से इसको लाया गया था कि हम इस डिफेक्शन को रोकेंगे, हम अनस्टेबिलिटी को रोकेंगे, बट ये हुआ नहीं। तो उसको मैंने एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देखो जो मर्जर क्लॉज है, तो मैंने क्लॉज भी बता दिया कि कौन सा 10th शेड्यूल में क्लॉज है जो कि एम्बिगिटी क्रिएट करता है। दूसरा है कि वही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर और चेयरपर्सन का, उनका पार्टीशन रोल। फिर उसके बाद टाइम लिमिट नहीं है, तो टाइम लिमिट नहीं है, बट इसको किसने ऑब्जेक्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया था। तो केसम मेघनाचंद्र केस में 2022 में हुआ था, जिसमें बोला कि 3 मंथ के अंदर आपको ये डिसाइड करके बताना है कि ये जो एमएलए है या एमपी है ये डिफेक्ट हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए होंगे नहीं हुए होंगे। फिर इसमें भी ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि मणिपुर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, एमएलए श्याम कुंड। तो आप देख रहे हो मैंने एग्जांपल दिया, जजमेंट दिया, यहाँ पे 10th शेड्यूल का क्लॉज भी बताया, पीछे आपने देखा मैंने आर्टिकल भी लिखा। फिर और भी किस तरीके से डिफेक्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा कि अगर रेजिग्नेशन के थ्रू भी डिफेक्शन होते हैं तो हमें पार्टीशन रोल दिखता है स्पीकर और चेयरपर्सन का। फिर अगर इशू एंटी डिफेक्शन में है तो इसमें मैंने बताया कि इसका क्या कंसिक्वेंस हो जाता है। तो लेजिस्लेचर के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें ऑब्स्टेकल आ जाती है, वो अपने बातों को रख नहीं पाते खुलेआम, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो विप के खिलाफ हो जाएंगे तो उन्हें डिफेक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक जगह लिख लिए। ये लिखने से क्या हुआ कि एंटी डिफेक्शन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे बताइए मतलब मुझे रिवाइज करना है एंटी डिफेक्शन, तो मुझे ये सारे कंसेप्ट मुझे पता है, बट अगर लेकिन जजमेंट हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, तो मैं बस ये वाला पार्ट पोर्शन जल्दी से एक बार देख लूँगी और इसको रिवीजन कर लूँगी और मैं गुड टू गो, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। फिर उसके बाद चैलेंजिंग टास्क, मतलब आगे की राह क्या होनी चाहिए, और ये आगे की राह हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट नहीं लाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाता है अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कोर्ट इसमें क्या इंटरवीन कर सकता है और क्या ला सकता है, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे। एंड फिर इसमें फिर अगर सुप्रीम कोर्ट वैसा करता है तो आगे और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसमें टाइम लिमिट का लिखा। फिर उसमें बताया कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो एंटी डिफेक्शन केसेस को हैंडल करे, ना कि स्पीकर और चेयरपर्सन। तो आप वो सारे लिख दो। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ लेजिस्लेचर को मेंटेन करना चाहिए, तो वो आप मेंशन कर दो। एंड फाइनली मैंने उसे कंक्लूड कर दिया, और इसमें भी मैंने लिखा कि एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल लॉयल्टीज इंपॉर्टेंट है एक जगह स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए, बट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बैलेंस करना। तो एक पॉजिटिव
टोन के साथ एक बैलेंस आप कंक्लूज़न दे दो। तो ये था नोट्स मेकिंग जी। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और एक यूट्यूब चैनल भी है, तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे या आपको देखना होगा कि और मैं आंसर राइटिंग कैसे करती हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।